गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लोगों का सुझाव था मैं वैसा ही पालन कर रहा हूँ। लोगों ने ये भी कहा था कि थोड़ा सा गैप दे दे के बात कीजिए, तो हम लोग फेसबुक लाइव में थोड़ा सा कभी एक दिन का, कभी 2 दिन का गैप दे के, और कभी गैप नहीं भी हो सकता है। इट्स डिपेंड कि कौन सा मुद्दा ज़्यादा उत्तेजित करता है, परेशान करता है मुझे, और मैं किस मुद्दे को लेके आपसे कम्युनिकेट करना मुनासिब समझता हूँ। जाहिर है कि इधर 2 दिन में कई चीज़ें घटी हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें घटी हैं। उनका एक साझा कम्युनिकेशन होना हमारे बीच में बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये घटी है कि जो कि मैं उम्मीद कर रहा था कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो कभी अपील करते हैं तो सरकार सुनती है। सरकार ने सुनी भी हैं कई चीज़ें, लेकिन सरकार ने एक चीज़ नहीं सुनी। सरकार की जो ब्रीफिंग है, उस ब्रीफिंग में, खासतौर पर हेल्थ मिनिस्ट्री की जो ब्रीफिंग है, उस ब्रीफिंग में लगातार तबलीग का रेफरेंस अभी भी बरकरार है और वह मीडिया में छाया हुआ है, और ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं फिर सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो इस चीज़ को रोके, और अगर सचमुच में सरकार सूचना देना चाहती है कोरोना से संबंधित और संक्रमित लोगों से संबंधित, और उन लोगों से संबंधित जो तबलीगी जमात के जलसे में शामिल थे और जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, तो उनकी केस हिस्ट्री जारी की जाए। केस हिस्ट्री जारी क्यों नहीं की जा रही? आप ये जान लीजिए, कोरोना वायरस जो है वो हिंदुस्तान के खेतों, खलिहानों में और मुसलमानों के घरों में पैदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस विदेश से आया है और वह हवाई जहाज पर चढ़ के आया है, वह तैर के नहीं आया, वो हवा में दौड़ के नहीं आया। इसलिए कोरोना वायरस जो लोग लेकर आए हैं हिंदुस्तान में, ये वे लोग हैं जो कि हवाई जहाज से आए थे विदेश से। तो अगर तबलीगी जमात के जलसे में लोग शामिल हुए हैं, और ऐसे लोग जिनके कि कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण मिले हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनकी प्रॉपर केस हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री जारी की जानी चाहिए। थाईलैंड से कौन लोग आए, क्या नाम है उनके, वो जब आए तो उन लोगों से पता किया जाना चाहिए कि वे लोग किस किस से मिलकर आए थे, वे जिन लोगों से मिले थे, क्या वहां उन लोगों को कोई वायरस है, कोरोना का कोई संक्रमण हुआ है उनको। जो इंडोनेशिया से आए, जो बांग्लादेश से आए, विदेश से जो लोग आए, उनकी केस हिस्ट्री सरकार जारी करे। अन्यथा तो ये होगा कि बस एक धार्मिक जलसा शुरू हुआ और उसमें बस कोरोना 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 वायरस पैदा हुआ और वो सब उसमें डूब गए और वो बैठे रहे, फिर उसके बाद में स्प्रेड करने के लिए वो हिंदुस्तान में निकल गए। नहीं, उस ऑफिसर को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिसने कि तबलीगी जमात के लोगों को उनके घर से जाने दिया। जब सरकार जानती थी कि तबलीगी जमात के लोगों में कोरोना वायरस का इंफेक्शन हो सकता है, तो उन सब लोगों को वहीं पर ही रोककर किसी कैंप में क्वारंटाइन के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनको उनके घर जाने दिया गया? सिर्फ इसलिए कि आप अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा कैरी करना चाहते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दलितों पर, वंचितों पर, अल्पसंख्यकों पर जब भी अत्याचार हुए तो उन्होंने पलटकर, जब लोकतांत्रिक नजरिए से जवाबी कार्रवाई की है, आंदोलन किया है, तो सरकारों की चूल्हें हिल गई हैं। आप जान लीजिए इसे। लाखों यहूदी मार दिए थे हिटलर ने, लाखों यहूदी चुन चुन के मारे थे। और जान लीजिए आज यहूदी सारी दुनिया पर शासन कर रहे हैं, और हिटलर का कहीं पता नहीं, और हिटलर के जो नाम लेवाएं उनका भी कहीं कोई पता नहीं है। आप मीडिया में जाइए, सारी दुनिया में मीडिया में टॉप टाइकून मिलेंगे आपको यहूदी। आप इकोनॉमिक्स में जाइए, टॉप टाइकून मिलेंगे यहूदी।
आप बिजनेस में जाइए, टॉप टाइकून मिलेंगे यहूदी। हिटलर सर पटक के मर गया और हत्याएं करके मर गया। अगर आप ये सोचते हो कि इस तरह से आइडेंटिफाई करके आप लोगों को कुचल के, उस जाति और उस नस्ल को बदनाम करके आप हासिल कर लेंगे कुछ, तो गलत फहमी है ये मुसलमानों को कोरोना वायरस के साथ चिन्हित करना बंद होना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यह लोकतांत्रिक समाज है, यह वैज्ञानिक समाज की तरफ जाने वाला समाज है, यह धार्मिक समाज नहीं है। हिंदुस्तान धर्म राष्ट्र नहीं है, बल्कि एक सेक्युलर राष्ट्र है जिसने विज्ञान और विज्ञान सम्मत चेतना के प्रचार प्रसार की संवैधानिक कसम खाई है। और संविधान का पालन करना और संविधान की इस स्पिरिट का पालन करना इस सरकार की जिम्मेदारी है। अगर पॉलिटिकल मैंडेट का सरकार दुरुपयोग करेगी तो निश्चित तौर पर भविष्य में लोग इस सरकार का जब मूल्यांकन करेंगे तो इसको कभी माफ नहीं करेंगे। आप जान लीजिए, जर्मनी में हिटलर का कोई भी विरोध करने वाला नहीं था। जो विरोध करने वाले थे वो कुचल दिए गए थे, सब जेल भेज दिए गए थे, सारे लोग कंसंट्रेशन कैंप में भेजे गए थे। और यहूदियों को तो चुन चुन के मारा गया था। लाखों यहूदी मारे गए, संख्या बताना बेकार है। अरे कम से कम अपनी आंख के अनुभव से सीख लो। पिछले 70 साल में लगातार आर्थिक सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद मुसलमानों ने अपने को इस समाज में खड़ा किया है और ताकत के साथ खड़ा किया है। वो हिंदुस्तान की अब आर्थिक ताकत भी है। आप जिस समय मुसलमानों पर हमला करते हैं, उन्हें बदनाम करते हैं, तो आप हिंदुस्तान को कमजोर करते हैं। हिंदुस्तान इससे मजबूत नहीं होता। और हिंदुस्तान जब कमजोर होगा तो आप जान लीजिए कि दुनिया में कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा। हिटलर पर एक जमाने के बाद सारी दुनिया ने थूका था। नाजी पार्टी का हश्र सारी दुनिया ने देखा है। आज नाजी पार्टी का कहीं कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोरोना वायरस की आड़ में धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। यह विभाजनकारी राजनीति से बंद होना चाहिए। अगर आप इसे बंद नहीं करते, तो आप तय मानिए कि आपके लिए समस्या होगी। आपके लिए समस्या होगी, इस देश के लिए समस्या होगी। हिंदुस्तान में नागरिक रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? नागरिक रहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं रहते। और मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ये अपना जो फासिस्ट एजेंडा है उसे बंद करें। देश की सेवा नहीं कर सकते हो, चमचागिरी कर सकते हो, गुलामी कर सकते हो, करो गुलामी, लेकिन जहर फैलाना बंद करो। गुलामी जहर फैलाए बिना भी तो हो सकती है। आप रोज प्रशंसा कीजिए कि मोदी जी बहुत महान है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी के शरीर से गुलाब की खुशबू आती है, मोदी जी जब देखते हैं तो सिर्फ फूल बरसते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जब प्रधानमंत्री मना कर चुका है कि अफवाह न फैलाएं, तो काहे को अफवाह फैलाई जा रही है? मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री की मुसीबत क्या है। अब मीडिया प्रधानमंत्री के भी कंट्रोल में नहीं है। मीडिया अपने एजेंडे से चलेगा। मीडिया अब उसे डिक्टेट करेगा। कल तक प्रधानमंत्री मीडिया को चलाते थे, अब वो मीडिया प्रधानमंत्री को चला रहा है।
आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए कि आप चलाएंगे उसे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि अंधविश्वास और अफवाह का प्रचार न करें। मैं बहुत खुश हुआ था प्रधानमंत्री की इस अपील पर। मैंने उम्मीद की थी कि प्रधानमंत्री की इस अपील का नीचे पालन होगा, लेकिन नहीं, मीडिया ने प्रधानमंत्री की अपील को ठेंगे पर रखा। पीएम नरेंद्र मोदी भी सोचें और समझें इस बात को कि जो मीडिया कल तक उनका पालतू था, अब वो प्रधानमंत्री को पालतू बनाने की कोशिश कर रहा है। मीडिया प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा। सामान्य सी बात कही थी, लेकिन यह सामान्य सी बात मीडिया के गले नहीं उतर रही कि अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, अंधविश्वास का प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन मीडिया ने लगातार तबलीगी जमात के लोगों को लेकर ये दोनों चीजें बार बार की हैं। पहली चीज वो ये कि ये प्रचार बंद होना चाहिए और हमको हर स्तर पर इसकी मुखालफत करनी चाहिए, कंटिन्यू करनी चाहिए। एक नहीं, सैकड़ों वीडियो अभी सर्कुलेशन में है जो इस बात का खंडन करते हैं कि तबलीगी जमात के बारे में जितनी बातें कही गई वे गलत थी। और बाकी चीजें इंतजार करने में परेशानी क्या, इतनी जल्दी क्या है? तबलीगी जमात को इतना कलंकित करने की और मुसलमानों को इतना कलंकित करने की बेचैनी क्यों है? अरे अदालतों में ले जाओ, अदालतों में आदेश लाओ, अदालतों से जजमेंट लाओ, तथ्यों की जांच कराओ अदालत के जरिए और फिर कहो अदालतों से वो 24 घंटे सुनवाई करें। क्या दिक्कत है इस बात में? जब टेलीविजन के पेट में इतना ही दर्द है, जब प्रोपेगेंडिस्टों के दिमाग में इतना ही जहर भरा हुआ है, तो उनसे कहो कि वे अदालत जाएं। अदालतें दिन रात सिटिंग बैठा के सुनवाई करो कि तबलीगी जमात के लोगों ने कौन सा गलत काम किया है, दंडित करो उनको। अभी तो जजों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जज घर में बैठे हुए, घर में जाके सुनवाई कराओ, उनकी तथ्य इकट्ठे करो, कहीं कोई बाधा देने वाला नहीं है। सारे तथ्य उनके खिलाफ खड़े कर दो, अदालत में ले जाके दंड दो, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये जो मीडिया में जो ट्रायल है और ये फासिस्ट ट्रायल है, ये ट्रायल बंद होना चाहिए। भारत सरकार को पूरा हक है जो कानून तोड़े। अरे ये देश बना रहे हैं हम लोग। अगर किसी ने पत्थर मारा है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा देंगे आप? कहां लिखा हुआ है ये? अगर कोई आपका सर तोड़ दे तो आप एनएसए लगाएंगे उस पर? गजब बेहूदगी है और पूरा देश इसमें आनंद ले रहा है, इस बेहूदगी में। मुरादाबाद में लोगों ने अगर गलती की है तो जो गलती के कानून है उन कानूनों के तहत गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब ठोकर भी लगी तो एनएसए लगा दो, अगर किसी ने झूठ बोला तो एनएसए लगा दो। अरे एनएसए ना हुआ, एक हर चीज की रामबाण दवा हो गई। पहले आप राष्ट्रद्रोह का कानून सब पर लगा रहे थे। और अभी एनएसए का इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं जैसे बिल्कुल हवा खा रहे हो। क्या हिंदुस्तान में और कानून नहीं है? पत्थर मारने के भी कानून है, सरकारी कर्मचारी को, डॉक्टर को, सरकारी नौकर को काम करने में बाधा देने के भी कानून है। एनएसए कानून उनके लिए नहीं है। क्या दिक्कत है हमारे बुद्धिजीवियों को इसका प्रतिवाद करने में? कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रॉपर कानून है उनके तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नहीं, कोरोना का मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं है।
जिस तरह से अज्ञानियों और अंधविश्वासियों को यह अधिकार नहीं है कि वे वैज्ञानिक बातें न माने, उसी तरह जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्हें यह अधिकार नहीं है कि कोरोना की आड़ में वे लोगों के ह्यूमन राइट्स और कानून का दुरुपयोग करें। तब तो ये तो वही हो गया, नो अपील, नो वकील, नो दलील, बस जेल में डाल दो। लोकतंत्र है, कानून का शासन है, कानून का शासन अभी गया नहीं है। जिस दिन भारत सरकार कानून का शासन स्थगित कर देगी उस समय सोचेंगे कि क्या करें, बोले कि ना बोले। कानून का शासन है। हमारी मांग है कि कानून के तहत मुरादाबाद में जिन लोगों ने डॉक्टरों को काम करने से रोका है, उन पर हमले किए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एनएसए में नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एक महत्वपूर्ण कानून है। मैं परसों से लगातार यह चीज फेसबुक पर और सोशल मीडिया में, अखबार में देख रहा हूं कि कहीं कोई प्रतिवाद नहीं है इसका। क्या हम लोग हिंजड़े हो गए हैं? यह नपुंसकों का समाज बना दिया है हम लोगों ने। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे हाथ में फेसबुक अकाउंट है, लेकिन हमारे हाथ में एक शब्द नहीं है कि एनएसए लगाना गलत नहीं है, ये गलत है। तो आपातकाल से भी बदतर स्थिति है भाई। आपातकाल में भी ऐसा स्थिति नहीं थी। मैं बार बार कह चुका हूं, महामारी में और दवाओं की सख्त जरूरत होती है। आप महामारी से कानून के ताकत से नहीं लड़ सकते। तो प्लीज, एक तो कानून का दुरुपयोग। अगर किसी ने पत्थर मारा है तो पत्थर मारने का कानून है। लगाया था ना आपने कानून पत्थर मारने पर? आप लगाइए। अगर कोई दंगा करता है तो लगाइए उस पर कानून। उसके कानून हर चीज के, हर किस्म के अपराध के भारतीय दंड संहिता में बाकायदा डिटेल्स में कानून बने हुए हैं। उन कानूनों का पालन होना चाहिए, न कि एनएसए का। एनएसए के पालन का मतलब यह है कि आप कानून के शासन को स्थगित कर रहे हैं। कानून का शासन स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। मेरी योगी जी से अपील है कि हम उनके हर अच्छे कदम में साथ हैं। मैं पिछले एक सप्ताह से लगातार फेसबुक लाइव में लगातार यह बात कहता रहा हूं कि में यूपी के सेक्रेटरी के कान में कल यह आवाज गूंजी कि यूपी में 40 शहरों में कोई कानून सख्ती से लागू नहीं हुआ। और मुरादाबाद की बात इतनी जल्दी आ गई आपके दिमाग में? आपने क्या इन 40 शहरों के जिलाधीशों को ट्रांसफर किया, सस्पेंड किया किसी भी ऑफिसर को कि क्यों नहीं सख्ती से कानून लागू हुआ? गलती होती है आप उसके ऊपर एनएसए लगा देते हैं, लेकिन एक डीएम से गलती होती है तो आपके पास में कोई एक्शन नहीं होता। यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की नजर में और कानून के शासन की नजर में कानून और उसका ईमानदारी से पालन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। उसमें किसी भी तरह की कोताही करने वाले उन्हें बाकायदा दंडित किया जाना चाहिए, उन्हें ट्रांसफर किया जाना चाहिए। अब तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है ना यूपी सरकार की और यूपी के सेक्रेटरी की कि 40 शहर हैं यूपी के जहां पर के कानून लागू नहीं हुआ। लॉकडाउन और उससे रिलेटेड जो कानून थे वो लागू नहीं हुए। और मैं डे 1 से, जिस दिन से लॉकडाउन लागू किया है, फर्स्ट डे से मैं ये बात कह रहा हूं लगातार कि मथुरा में कानून लागू नहीं है। आपने मेरी बात पुष्ट की। मैं घर से नहीं निकल रहा हूं। जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं उस दिन से घर के अंदर बैठा हुआ हूं। मैं दोस्तों से पूछता हूं, जो लोग बाहर जाते हैं उनसे पूछता हूं क्या स्थिति है। और मैं जानता हूं मुझे जो लोग बताते हैं, भरोसे के लोग बताते हैं, ईमानदार लोग हैं, वो बताते हैं कि क्या स्थिति है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहा हूं यूपी गवर्नमेंट से कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रशासक निकम्मे पाए गए हैं उनको प्लीज
ट्रांसफर करो। और मुरादाबाद में जिन लोगों ने गलती की है उन पर भारतीय दंड संहिता के दूसरे कानून लगाओ और एनएसए वापस करो। और तुम वापस नहीं करोगे तो तय मानो अदालत वापस करने के लिए मजबूर है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग बहुत दूर तक नहीं ले जाता। सिर्फ एक नमूना बता रहा हूं मैं। सारे हिंदुस्तान की आंखों में आपने मिर्च झोंकी थी और फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे को बंद कर दिया था। अदालतों पे इतना प्रेशर क्रिएट किया कि अदालतें सुनवाई नहीं कर रही थी उनकी पिटीशन की। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? क्यों छोड़ दिया फारूक अब्दुल्ला और उसके बेटे को? कौन सा पुण्य का काम किया था उन्होंने इस बीच में? झूठ बोलते हो, लगातार झूठ बोलते हो, कानून का इस्तेमाल करते हो, दुरुपयोग करते हो और झूठ बोलते हो। और तुम जानते हो कि झूठ के पैर नहीं होते। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि कोरोना वायरस के टाइम पर एनएसए का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लोगों को परसुएट किया जाना चाहिए, प्यार से समझाया जाना चाहिए, दबाव डाला जाना चाहिए, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए और कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पहले ही समाज में विभाजन है, पहले ही समाज में लोगों के दिमाग में जहर भरा हुआ है और इस जहर को निकालने की जरूरत है। मेरी आप सब लोगों से यह गुजारिश है कि आप अपने अपने तरीके से ये जो जलेबियां बांटना फेसबुक लाइव में बंद कीजिए। ये जो अचानक जो बाढ़ आई हुई है ना फेसबुक लाइव में बोलने वालों की, ये बंद कर दो। अन्यथा आंख में उंगली डाल के सरकार से कहो कि कानून का दुरुपयोग न करे। जो आंख के नीचे घट रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। मेरे लिए फेसबुक का मतलब यह नहीं है, मैं बात कर सकता हूं ऐसे ही विषयों की जैसे मैंने ज्योतिष पे बात की थी, लेकिन मेरे लिए पहला महत्वपूर्ण चीज विषय वह है जो कि सामने घट रहा है। तो जो आंखों के सामने अन्याय हो रहा है उसका पहले प्रतिवाद करो फेसबुक लाइव के जरिए, अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए। अगर इस समाज से और इस जनतंत्र से प्यार है और हिंदुस्तान की जनता से प्यार है तो हिंदुस्तान की जनता के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसका विरोध करो। आप लोग पत्रकार हो, आप लोग बुद्धिजीवी हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, उसका इस्तेमाल करो। मुश्किल यह है कि आप सरकार में रहते हुए न तो जनता को देख रहे हैं और जो जनता में बैठे हुए हैं न वो सरकार को देख रहे हैं। दोनों के बीच में एक बड़ा मोटा पर्दा आ गया है, बड़ी मोटी दीवार आ गई है। इस दीवार को गिराओ। जनता सरकार को देखे और सरकार जनता को देखे। दीवार को गिराओ। और यह दीवार खड़ी की है मीडिया ने, यह दीवार खड़ी की है इन राजनेताओं ने जो हमारे आपके बीच में हैं। अरे इस दौर के बात कर रहे हैं ना बीजेपी कांग्रेस, क्या दिक्कत है? महासंकट की घड़ी में कानून का कड़ाई से पालन होना और है। कड़ाई का मतलब कानून के नाम पर बेईमानी नहीं, कानून का मैनिपुलेशन नहीं। मैनिपुलेशन कड़ाई का शासन मान लिया है? नहीं नहीं। पत्थर चलाना का कानून नहीं है। पत्थर चलाने पर, सर फोड़ने पर अगर ऐसा है, अरे कल्पना करो पिछले 70 साल में बहुत दंगे हुए, हजारों लोगों ने इसमें भाग लिया है। उसमें से बहुत सारे लोग, कोई इस दल में था तो कोई उस दल में था, लेकिन एनएसए नहीं लगाया गया कभी। दंगे के अलग कानून थे, अभी भी हैं। आप हर चीज पर एक कानून लगाते हैं कि हम तो या तो मोटी वसूली करेंगे, फाइन लगाएंगे। लगातार फाइन हो रहे हैं लोगों के ऊपर। नहीं, फाइन नहीं होने चाहिए। लोगों को परसुएट करके घर भेजा जाना चाहिए, दबाव डाल के घर भेजा जाना चाहिए। आप सोचिए जिस समय समाज में इनकम बंद हो चुकी हो उस समय सरकार फाइन कर करके इनकम कमा रही हो और हम लोग फेसबुक लाइव कर रहे हैं, हम बता रहे हैं हम अव्यक्ति के रखवाले हैं। छी, शर्म आती है।
बुद्धिजीवी वह है जो सबसे पहले जो उसकी आंखों के सामने यथार्थ में जो घट रहा है उस पर उंगली उठाए, सवाल खड़े करे, अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय का प्रतिवाद करे। जलेबी बनाने वाले और जलेबी शास्त्र रचने वाले कभी हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी नहीं हो सकते, और न वो लोकतंत्र के रखवाले हो सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सत्य को स्वीकार करने का साहस और सत्य को बोलने का दुस्साहस होना चाहिए। अब मैं एक दूसरे पहलू की तरफ आना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी पहलू है। इस बीच में दो एक चीजें और आई। पहली चीज यह आई है कि चाइना के साइंस अकादमी के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा प्रेस को अपना टेलीविजन पर आके उसने एक इंटरव्यू दिया और उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो कि शेयर करनी बहुत जरूरी है। मेरे भी दिमाग में एक कंफ्यूजन था, मैं उसे करेक्ट भी करना चाहता हूं। मेरे दिमाग में यह था कि यह लैब से निकला हुआ वायरस है, कोरोना वायरस जो है कोविड-19। चाइनीज साइंस अकादमी के चेयरमैन ने इस बात का खंडन किया है। उसने कहा कि यह गलत है कि कोरोना वायरस जो है वो लैब से निकला है, और खास कर उस लैब से निकला है जो वुहान में है। वुहान में एक वीरोलॉजिस्ट लैब है जो कि 1956 से है, और एक दूसरी लैब बनाई गई है जो कि 2018 में बनाई गई। ये दोनों वुहान शहर में हैं, और आम लोगों में यह धारणा बना दी गई है कि वुहान शहर से जो ये वायरस निकला है और ये इन्हीं लैब से निकला है। इसकी न कोई जांच की गई, न तहकीकात की गई। सारी दुनिया में इस तरह के विश्वव्यापी संगठन हैं जो इस तरह की जो लैब जहां पे वायरस रखे जाते हैं, जहां उनका अनुसंधान होता है, उनकी जाके समय समय पर जांच करती हैं। ऐसी मॉनिटरिंग एजेंसियां हैं जिसमें दुनिया के साइंटिस्ट हैं और उनके अपने पैरामीटर्स हैं, जिस पैरामीटर्स के आधार पर वे हर लैब का मुआयना करती हैं विभिन्न देशों में जाके। तो चाइना की ये दोनों लैब जो वुहान शहर में, इनका भी मुआयना वह एजेंसी कर चुकी है, और उसने ये बात कही है, बाकायदा अपनी रिपोर्ट में कही है कि अमेरिका में और यूरोप में जितनी भी इस तरह की लैब हैं, वहां लैब के प्रोटेक्शन के लिए, वायरस के प्रोटेक्शन के लिए जो भी कानून और मानक बने हुए हैं, उन मानकों का वुहान शहर की ये दोनों लैब सख्ती से पालन करती हैं। वहां से किसी भी वायरस के निकलने की कोई संभावना नहीं है। चाइनीज साइंस अकादमी के अध्यक्ष ने कही वो और भी महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि ये जिस तरह का शक्तिशाली वायरस है, उसका किसी लैब से निकल के बाहर जाना संभव नहीं है। बोले कि इस तरह के वायरस के संरक्षण के लिए और प्रसार के लिए, उसके संरक्षण से निकल के वो लीक करके जाए और संप्रसारित हो, इसकी क्षमता अभी दुनिया में विज्ञान के अंदर नहीं है। दुनिया में कोई लैब और वैज्ञानिक, और अब तक का जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी वायरस को लीक करे और सारी दुनिया में फैला दे। साइंस की क्षमता ही इतनी पैदा नहीं हुई है। ये किसी भी लैब से निकला हुआ वायरस नहीं है। तो इससे दो चीजें साफ हुई, से निकला हुआ वायरस नहीं है, और एक ये अमेरिकी लैब से भी निकला हुआ वायरस नहीं है। अगर ये लैब से निकला हुआ वायरस नहीं है, तो जिन लोगों ने, जिसको कि मैंने भी आधार बनाया था, जिन लोगों ने ये बात कही थी, तो उनकी बात का भी ये एक तरह से खंडन होता है। ये प्राकृतिक वायरस है और ये प्रकृति में ही पैदा हुआ, और उसी वजह से वो बहुत ताकतवर है। ये लैब से निकला हुआ वायरस नहीं है। इसलिए ये एक तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। दूसरी एक चीज और है जो कि इस बीच में सामने आई है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना ने यह कहा है कि वह इसके लिए तैयार है कि यूनाइटेड नेशन के नेतृत्व में कोरोना वायरस के खिलाफ में साझा लड़ाई लड़ी जाए।
यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी ने बाकायदा यह बात स्वीकार की और उनका बयान इंटरनेट पर है, आप यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाइए, आपको मिल जाएगा। उसने बाकायदा यह बात एक्सेप्ट की कि चाइना के राष्ट्रपति से उनकी डिटेल्स में लंबी बातें हुई हैं और वे कन्विंस हैं इस बात से कि चाइना इसके लिए कटिबद्ध है कि कोरोना वायरस के खिलाफ में विश्व की सभी सरकारों को साथ लेकर काम किया जाए, एक एकजुट साझा लड़ाई लड़ी जाए। और चाइना ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक अन्य चीज जो कि नोटिस में रखने की है वो ये कि चीन इस समय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन भी है। सुरक्षा परिषद भी इस कोरोना वायरस के खिलाफ जो विश्वव्यापी लड़ाई है उसमें महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। ये अंडरस्टिमेट ना करें हम लोग। उन्होंने अफ्रीकी देशों में जो आतंकवादियों की हरकतें उनके खिलाफ में रेजोल्यूशन पास किए हैं। उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ में जो मुहिम चल रही है उसकी बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रत्येक देश की मदद करने का निर्णय लिया है और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसमें सबसे जो विरल घटना है वो है ट्रंप प्रशासन का दृष्टिकोण। अमेरिका इस लड़ाई में विश्व जनमत के साथ नहीं है। चाइना ने साफ रेखांकित किया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो निर्णय लेगा, जैसे चाहेगा काम करेगा, जो संसाधन मांगेगा, हम सब देश मिलकर उसकी मदद करेंगे। यूनाइटेड नेशन इस कोरोना वायरस के खिलाफ में सारी दुनिया में जो लड़ाई लड़ेगा और नेतृत्व करेगा, हम सब उसके साथ हैं। अमेरिका इन दोनों ही स्थितियों से अपने को धीरे धीरे अलग ले जा रहा है। तो यह चीज समझने की है कि एक डिवीजन पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो सफल नहीं हो रहा है, वो अकेला पड़ गया है। अब हम एक अन्य पहलू की तरफ आते हैं, उसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मेंशन करना चाहता हूं मैं कि अगर मौका लग गया तो मैं करूंगा। मैं ये अचानक कोरोना वायरस के आने के बाद में ये कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में खासतौर पर ये आतंकियों के हमले तेज हो गए हैं और ये आतंकियों के हमले तेज सुचिंतित ढंग से किए गए हैं। अब तो 370 नहीं है, फिर भी इतने हमले हुए हैं और इतने लोग घायल हो रहे हैं लगातार, और वो भी अर्धसैन्य बल। मेरे लिए चिंता की चीज है। मैं इन दिनों उनके जो आतंकवादियों के पब्लिकेशन होते हैं, जो इंटरनेट पर हैं, पत्रिकाएं हैं, दूसरी चीजें हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं। उसमें हिंदुस्तान से रिलेटेड जो अलकायदा का ग्रुप है उसका भी पब्लिकेशन है, उसको भी देख रहा था। तो भयानक है कि वो लोग किस तरह से जो है ये प्रचार कर रहे हैं। इसका एक मुस्लिम समाज में भी असर हो सकता है। तो जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है वो ये चीज फैलाएं, वो ये चीज कहें अपने समाज में कि कोरोना वायरस अल्लाह की देन नहीं है। कोरोना वायरस का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि भगवान इस दुनिया से मुसलमानों के विरोधियों से बदला लेना चाहता था। जी नहीं, कोरोना वायरस का अल्लाह से कोई संबंध नहीं है। वही गलती होगी जो गलती दूसरे लोग कर रहे हैं। वे लोग भी भगवान के साथ में कोरोना को जोड़ रहे हैं, वे लोग भी धर्म के साथ में कोरोना को जोड़ रहे हैं, और अलकायदा के लोग भी कोरोना को अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं। इस पर मैं डिटेल्स में बाद में बात करूंगा। मैं सिर्फ इसे मेंशन करना चाहता हूं कि ये समय ऐसा है कि हमारी कतारों को, हमारे दोस्तों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू परेशान है हिंदुओं के इस कैंपेन से जिसमें मुसलमान टारगेट किए गए हैं। मुसलमान परेशान है उस कैंपेन से और प्रभावित भी हो सकते हैं जो अलकायदा ने शुरू किया है। कोरोना खुदा की कुदरत की देन नहीं है। कोरोना एक किसी और वजह से पैदा हुआ है। उसके वैज्ञानिक कारण क्या हैं, वो क्यों आया, कैसे आया, इसकी खोज में लोग लगे हुए हैं। हम तथ्यों के आने का इंतजार करें। हम बेवजह झूठ और गप या अनुमान न लड़ाएं, उनका प्रचार न करें।
अब आखिरी बात कह के मैं ये बातचीत यहीं रोकूंगा। मैं आखिरी बात ये मुझे कहनी है कि देखिए एक और चीज घट रही है इस बीच में। वो घट ये रही है कि नाम बदले जा रहे हैं। ये जो बांद्रा में निकल के आए लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए, ये जो सूरत में आए लोग कि हमें हमारे घर भेजो, ये जो कोटा में लड़के आए निकल के जिनको कि कल बसों से घर भेजा गया, ये जो दिल्ली के अंदर जो लाखों लोग निकल आए थे और पैदल ही घर चल दिए थे, बाद में जिनको योगी जी ने बस प्रोवाइड की और बसों से ढुलाई हुई उनकी, बहुत सारे लोग रुक गए। ये कौन लोग हैं? इनका कोई नाम तो होगा। मीडिया ने एक नाम दिया, माइग्रेटेड वर्कर। जी नहीं, ये माइग्रेटेड नहीं है, ये वर्कर हैं, मजदूर है, मजदूर। गलत नाम न दिया जाए। अगर मेरा नाम जगदीश्वर है तो अगर आप मुझे, मैं रास्ते में अगर हूं तो आप मुझे अगर जगदीश्वर कह के पुकारेंगे तभी तो मैं आपकी सुनूंगा। अगर आप मुझे सुरेंद्र कह के पुकारेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा आपकी? मीडिया गलत नाम से पुकार रहा है, इससे गलत कम्युनिकेशन हो रहा है। वे मजदूर हैं और मजदूरों के अधिकार व्याख्यायित हैं, उनके कानून व्याख्यायित करता है अधिकारों को, उनके कानून भी बने हुए हैं। लेकिन जो ही आप उन्हें माइग्रेटेड वर्कर बनाएंगे ना, वो बिल्कुल एकदम अधिकारहीन हो जाएंगे, क्योंकि माइग्रेटेड वर्कर के लिए कोई कानून नहीं है उस तरह से। सो प्लीज, मजदूरों को मजदूर ही रहने दो, मुसलमान को मुसलमान ही रहने दो, हिंदू को हिंदू ही रहने दो, उसे कुछ अपनी तरफ से बनाओ मत। जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो मजदूर है, वो सबसे पहले नागरिक भी है। वे पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं जो बांद्रा में खड़े थे। वे रावलपिंडी से आए हुए लोग नहीं हैं जो सूरत में खड़े थे। वे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो हिंदुस्तान से ही जाके वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। भारत में सारे देश में एक ही जैसा कानून है और एक ही कानून है, अलग अलग कानून नहीं है। इसलिए आप इस देश को, ये जो विभिन्न किस्म के जो आपने कैटेगरीज बनाई हैं, इन कैटेगरीज में बांटना बंद कर दीजिए। ये वस्तुतः वे लोग हैं जिनको कि मैंने अपने फेसबुक टाइमलाइन में जो मैंने नाम दिया था, ये बेसिकली वंचित लोग हैं, नागरिक हैं लेकिन वंचित हैं। इनके पास अधिकार तो हैं, लेकिन इनके पास में उन अधिकारों को हासिल करने की न तो शक्ति है न चेतना है, असहाय हैं, ये वंचित हैं। वंचितों के समाज में वंचितों को कैसे एड्रेस करें, यह आर्ट अभी हम लोगों ने विकसित ही नहीं किया। हम वंचितों को वंचित की नजर से देखते ही नहीं है। और वंचित को जब वंचित की नजर से नहीं देखोगे, वंचित को जब नागरिक की नजर से नहीं देखोगे, तो उसके अधिकार भी नहीं महसूस करोगे। कौन सी चीज जरूरी है वंचित को वंचित की नजर से देखने के लिए? इन वंचितों का दर्द तो है, भयानक दर्द है। अरे साहब, मैं खाली सोच सकता हूं कि अगर मेरी पेंशन बंद हो जाए और मेरा जो थोड़ा बहुत पैसा बैंक में जमा है वो खत्म हो जाए, तो फिर मेरा 3 दिन बाद क्या होगा? आत्महत्या के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। जो लोग रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, जिनके पास में कोई संचित पूंजी नहीं है, ऐसे
एक दो लोग नहीं है वंचित, इनकी संख्या करीब 70 करोड़ के करीब है। 70 करोड़। इसमें खेतिहर मजदूर हैं, इसमें बहुत सारे बेगार करने वाले गुलाम लोग हैं, इसमें वे लोग भी हैं जो कि घरों में काम करते हैं। अनेक कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन ये सारे के सारे करीब 70 करोड़ लोग हैं। आप ये सोचिए कि 70 करोड़ लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी। वो 30 करोड़ लोग जो 50 करोड़ लोग जो हैं इनके अलावा, उनके दुख दर्द की चर्चा हम लोग करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके दुख दर्द नहीं है, उनके भी दुख दर्द हैं, लेकिन ये 70 करोड़ लोग वे लोग हैं जिनके पास में पीने का पानी तक नहीं है। आप जान लीजिए इसे। वो एक छोटे से कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 लोग रहते हैं। आपने कहा है कि 3 फुट दूर रहो, कहां से दूर रहे हैं, जगह ही नहीं है। उनके पास कुछ नहीं है, जो था वो सब खर्च कर चुके, बेच चुके, खा चुके, सब खर्च कर चुके। सिर्फ ये महसूस करो कि उनको किस तरह की पीड़ा होगी। एक अच्छे मनुष्य का धर्म यह है कि या तो वो एक दर्द को जाने, दर्द को पहचाने, या फिर दर्द को महसूस करे। हम कम से कम दूसरे को दर्द को महसूस करने की तो आदत डालें। हम इतने तो मानवीय बने। मत देना पैसे, मत देना चंदा, मत दो पीएम राहत कोष में कुछ भी। सिर्फ अपने अंदर करुणा पैदा करो, दर्द पैदा करो। महसूस करो कि लोग कैसे जी रहे होंगे, फिर देखो चीजें कैसे चलती हैं। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में हम लोग इन वंचितों के दर्द को दर्द ही नहीं समझते। और ये वंचित भी कमाल की चीज है, ये लोग भी अपने दर्द को दर्द नहीं समझते। ये महसूस ही नहीं करते कि दर्द भी है। ये छिपाते हैं, ये छिपाते हैं अपने दर्द को, ये बताते नहीं हैं। किसे बताएं वो लोग, कौन सुनेगा इनकी। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वे लोग ये आदत डालें, हमारे जैसे आपके जैसे लोग ये आदत डालें कि दूसरों के दर्द को महसूस करने की अपने अंदर एक फीलिंग, अनुभूति पैदा करें। ये जो डीह्यूमनाइजेशन है, ये अमानवीकरण की जो प्रक्रिया है, जो हमारी नसों में पहुंच गई है, इस डीह्यूमनाइजेशन से निकलने का इससे अच्छा स्वर्णिम अवसर नहीं मिल सकता आपको। जिस समय देश में सारे धंधे चौपट हो चुके हों, लोगों के पास खाने के लिए न हो, लोग एक साधारण सी खिचड़ी के लिए 5-5 घंटे लाइन में लगते हों, आप सिर्फ महसूस कीजिए कि वो क्या सोच रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, उनको क्या पीड़ाएं होंगी। अरे कम से कम उसे कुछ ना सही तो शब्द में लिखने की कोशिश तो करो। फेसबुक लाइव में बोलो तो सही। मैं रहता हूं यहां मथुरा में। अभी मेरे पास में सुबह एक व्यक्ति आए मिलने, बढ़िया आदमी। उनकी एकमात्र मुश्किल यह है कि वे डेली घाट पर जो लोग पूजा करने आते हैं, उन पूजा करने वालों से वो पूजापा लेते हैं और अपना घर चलाते हैं। उनके पास में और कोई आमदनी नहीं। वो मेरे दरवाजे के बाहर खड़े थे, मैं अंदर था। उन्होंने जोर जोर से आवाज देके मुझे बुलाया, मैं गया। गुरुजी करके बात करते हैं वो। तो बोले बड़ी बुरी हालत है, जो कुछ था खर्च हो गया, अब कुछ नहीं। अब लोग नहीं आएंगे तो मुझे दक्षिणा कहां से मिलेगी और मैं जीऊंगा कैसे, खाऊंगा क्या, कोई पैसे नहीं। ये तो उस पंडे का हाल है। और वह मजदूर जो डेली मजदूरी के लिए निकलता था, उसकी स्थिति है कि वो घर में ब्लॉक हो गया है।
उसके पास पैसे नहीं है। जो प्लम्बर मेरे यहां काम करता था, उसने मुझे फोन किया, वो मेरे घर से करीब 40 किलोमीटर दूर रहता है। अगर आसपास होता तो मैं उसके पास कुछ मदद पहुंचाता। उसने मुझे फोन किया, बोले कि सर जी, जो कुछ था सब बेच दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है, पता नहीं कैसे दिन कटेंगे। तो मैंने कहा तू अगर किसी तरह से हो सके तो आ जा। बोले कैसे आ जाऊं, रास्ते में इतनी बाधाएं और इतनी पुलिस है जगह जगह कि जाऊंगा तो डंडों से पीट पीट के अधमरा कर देगी। जहां ये सामान्य चीजें हों जो आपकी आंख के सामने घट रही हों कि लोग अभाव से पीड़ित हों, आप सोचिए, आप जस्ट सोचिए कि हम किस दौर में हैं। ये जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये वे लोग हैं जो कि डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। अगर ये न कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। और इस तरह के विभिन्न कैटेगरीज में तकरीबन 70 करोड़ लोग हैं। 70 करोड़ लोग। ये 70 करोड़ लोग एक तरह से बारूदी सुरंग की तरह इस समाज में फैले हुए हैं, जान लीजिए आप। जरा सी चिंगारी इनको विस्फोटक बना सकती है, क्योंकि ये आशंकित हैं, ये भयभीत हैं, ये अभावग्रस्त भी हैं। इसीलिए बार बार जब भी कोई ऐसी खबर मिलती है कि भागो, तो ये भागने लगते हैं। भाग के जाएंगे कहां? जाएंगे कहां? सो पहली जरूरत है कि हम इन वंचितों के प्रति अपने अंदर मानवीय सहानुभूति पैदा करें, इनके दर्द को महसूस करें, उस दर्द का साधारणीकरण करें। मैं अपने सभी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि कम से कम इस वंचितों के दर्द को लेकर वो कम से कम फेसबुक लाइव पर एक 10-10 मिनट तो खर्च करें कि आखिर गरीब के दर्द को कैसे महसूस किया जाता है। वह बेहूदगी न करें कि आपने क्या क्या दिया। मैं क्या दे सकता हूं किसी को, और आप क्या दे सकते हैं किसी को? क्या दे सकते हैं आप? एहसान करते हैं हम लोग। हमने इस समाज से ही जो कुछ है कमाया है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी अपनी कोई चीज नहीं है। मैं जो ये शर्ट पहने हुआ हूं ये भी मेरी नहीं है, ये मुझे इस समाज में मजदूरों ने बना के दी है। मैं जो इस हेकड़ी के साथ में आपसे बात करता हूं ना, ये हेकड़ी मेरे पास कहां से आई? क्योंकि मेरे लिए मजदूरों ने कमाया है इस देश में। वे उत्पादक वर्ग हैं, वे उत्पादक शक्तियां हैं। हमने उत्पादक शक्तियों के प्रति ममता, माया, मोह सब छोड़ दिया और हम नेताओं के और राजनीतिक दलों के ममता और मोह में पड़ गए। इन उत्पादक शक्तियों का अगर अस्तित्व न हो तो मेरे पास में कुछ न हो। इसलिए अगर मैं या कोई भी व्यक्ति इनको कुछ देता है और वह जब उसका प्रदर्शन करता है तो वह सबसे घटिया काम करता है। वंचितों की मदद करना प्रदर्शन करना नहीं है, इसलिए प्रदर्शन प्रियता से बचना चाहिए। जब आप प्रदर्शन प्रियता करते हैं या उसका प्रदर्शन करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया, तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, आप गंभीर नहीं हैं। मैंने तो अपनी अभी अब तक की 60-62 साल की उम्र में मैंने तो मजदूरों से पाया है, बेशुमार पाया है। उनमें हजार कमजोरियां हैं, हजार गलतियां करते हैं वो, उनमें उतनी विकसित चेतना नहीं होती। लेकिन मेरे पास जो कुछ है इन उत्पादक शक्तियों का दिया हुआ है। मेरी पेंशन भी उन्हीं से मिलती है, ये मुझे इल्यूजन नहीं है। मैं पढ़ा हूं उन्हीं के पैसे से। हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। भीड़ लगी हुई है, फला जी ने कितना दिया, ढिका जी ने कितना दिया। किसे समझाना चाहते हो, किसे दिखाना चाहते हैं आप?
ये समाज हैसियत वालों का नहीं है, ये समाज उन लोगों का है जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ विपत्ति ही विपत्तियां हैं उनके पास। हम विपत्ति से घिरे हुए लोगों को, हम चाहते हैं कि इन विपत्ति से घिरे हुए लोगों को हम बचाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम फील करें, स्ट्रांगली फील करें, उसे आर्टिकुलेट करें। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूं महेश जी, आप सुनिए अब, और ये आपके लिए है, क्योंकि आप कलाकार हैं और कलाकार उस पीड़ा को समझता है। वाल्मीकि ने रामायण किसके लिए लिखी थी? किससे प्रेरित होकर लिखी थी? वाल्मीकि ने रामायण इसलिए नहीं लिखी थी कि नारद जी ने कथा सुनाई थी, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में शुरू में कहा गया है। वाल्मीकि ने रामायण इसलिए नहीं लिखी थी कि उसके आनंद की अनुभूति हो रही थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी क्रौंच वध से दुखी होकर। एक क्रौंच, मेल और फीमेल आपस में प्यार कर रहे थे, जिसमें मेल जो था वो एकदम उन्मादित था और एक बहेलिया ने उसका वध कर दिया। तो जो उसकी फीमेल थी पार्टनर, वो रो रही थी और दुखी थी। उसके दुख से दुखी होके वाल्मीकि ने रामायण लिखी। हम लोगों की पीड़ा ही गायब हो गई है। अद्भुत है। देखेंगे रामायण और बनेंगे राक्षस। वाल्मीकि ने क्रौंच फीमेल के दुख को महसूस करके रामायण लिखी थी। आप इन वंचितों के दुख को महसूस करें तो इस समाज को 1000 रामायण दे सकते हैं। लेकिन आपने अपनी वो फैकल्टी ही बंद कर दी है जहां से आप दुख को महसूस करते हैं। आपने अपने को एकदम ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया है जहां के आपको कोई फीलिंग नहीं होती। जानते हैं क्या होता है? जब दर्द होता है तो क्या स्थिति होती है बताइए? मान लो आपके बहुत तेज कहीं दर्द हो, बहुत तेज चोट लग जाए या किसी वजह से दर्द हो, तो पहली चीज क्या होती है? आप क्या करते हैं? बस, नो लैंग्वेज। जो दर्द होता है तो उसमें सबसे पहले कैजुअलिटी होती है लैंग्वेज की। आपकी भाषा चली जाती है। इस समाज की भाषा चली गई है, जान लीजिए आप। इस समाज को भाषा देनी होगी। इस समाज की भाषा में दर्द भरना होगा। जस्ट सोचिए आप इसको जस्ट ये सोचने के लिए ही है। भारत विभाजन हुआ ना, तो भारत विभाजन जब हुआ तो आपने कभी सोचा इस बात पर कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भारत विभाजन की पीड़ा दिखाई नहीं देती? हिंदी में उस समय अधिकतर लेखकों ने भारत विभाजन पर कुछ नहीं लिखा। पंद्रह अगस्त को भारत आजाद हुआ और इसके 1 महीने बाद इलाहाबाद में प्रगतिशील लेखकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदी, उर्दू और दूसरी भाषा के प्रगतिशील लेखक इकट्ठे हुए। सारे हिंदुस्तान के टॉप क्रीम, और उन लेखकों ने इलाहाबाद के सम्मेलन में 22 प्रस्ताव पास किए। अब सब रिकॉर्ड में है, ये गप नहीं है। 22 में से किसी भी एक प्रस्ताव में इस बात का जिक्र नहीं कि भारत विभाजन हुआ है और भारत विभाजन में इतने लोग मारे गए हैं, हम लोग निंदा करते हैं, हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। कहीं कोई जिक्र नहीं। उसमें सारे लोग थे। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो मैंने एक दिन अपने शिक्षक नामवर जी से पूछा, मेरे पीएचडी के गाइड तो केदारनाथ सिंह थे, तो मेरे सामने ये समस्या थी जब मैं पढ़ रहा था ये सब चीजें। तो मैंने नामवर जी से पूछा कि सर ये बताइए कि मसला क्या है,
कि भारत विभाजन के 1 महीने बाद ही प्रगतिशीलों का इतना बड़ा जमावड़ा हुआ और ये सबसे ज्यादा संवेदनशील लोग माने जाते हैं और कहीं कोई जिक्र नहीं है इसका। किसी भी लेखक ने, एक अज्ञेय को छोड़ दीजिए आप, कृष्णा सोपती को छोड़ दीजिए, मोहन राकेश को छोड़ दीजिए आप, अधिकतर लेखकों ने कोई रचना नहीं लिखी भारत विभाजन को लेकर। हिंदी के लेखकों ने जो कुछ लिखा उसके बाद लिखा। वो जो इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में एक प्रस्ताव में अचानक कहीं एक जगह 1.5 लाइन लिखी हुई थी कि सांप्रदायिक हिंसा की हम निंदा करते हैं। एक लाइन कहीं। तो मैंने कहा ये 22 प्रस्तावों में 1 लाइन, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। तो मैंने कहा कोई बात जरूर है सर, आप बताइए, हम तो जानते नहीं है। इलाहाबाद में उस समय नामवर जी थे, सम्मेलन के समय थे। तो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। बोले कि सम्मेलन के 1 दिन पहले हुआ ये कि इलाहाबाद में छुरेबाजी की घटना हुई और इसमें एक ने दूसरे के छुरा मार दिया। तो उसकी वजह से, इस छुरेबाजी की घटना की वजह से ये 1 लाइन आ गई, इस सांप्रदायिक हिंसा की हम निंदा करते हैं। अगर ये छुरेबाजी की घटना नहीं होती तो ये लाइन भी नहीं आती। हिंदी भाषी समाज और हिंदी के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी, ये वे बुद्धिजीवी हैं जो प्रगतिशील हैं, ये वे बुद्धिजीवी हैं जो कि अब रिएक्शनरी हैं बहुत बड़े पैमाने पर। ये सांप्रदायिकता की समस्या को और सांप्रदायिकता की जहर को जहर ही नहीं समझते। कई लाख लोग मरे थे लेकिन एक प्रस्ताव पास नहीं हुआ। जरा सोचिए, तमस कब लिखा गया, झूठा सच कब लिखा गया, आधा गांव कब लिखा गया, जाके देखिए उनके कट ऑफ ईयर, प्रकाशन वर्ष, आपको पता चल जाएगा। हमारे यहां यह चेतना ही नहीं रही है बड़े इंटेलेक्चुअल्स में कि जिस समय जो चीज घट रही है उस समय बोलो। हम लोग इस चेतना से वंचित रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो दोस्त हैं वे कंटेम्परेरी लाइफ में, जो रियल लाइफ है, उसके सामयिक समय में हस्तक्षेप करें। और ये जो वंचितों का, अब देखिए भारत विभाजन जब हुआ तो कौन सा क्षेत्र विभाजित हुआ? बंगाल विभाजित हुआ और पंजाब विभाजित हुआ और मुसलमान विभाजित हुए। इसलिए आप देखेंगे कि उर्दू में भारत विभाजन पर बहुत रचनाएं लिखी गई, पंजाबी में बहुत लिखा गया, बंगला में बेशुमार लिखा गया, लेकिन हिंदी में ठन गोपाल। क्यों? एक और सूचना, सिर्फ सूचना, इससे इस साइकोलॉजी को, इस मेंटल मेकअप को जो हिंदी भाषी क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल्स में है, इस मेकअप को समझ सकें आप। देश के आजाद होने के बाद और भारत विभाजन के बाद हिंदुस्तान की एक प्रमुख पत्रिका ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी, उस समय हिंदी के लेखकों से रचनाएं मांगी, लोकतंत्र का स्वागत करते हुए रचनाएं मांगी। वो सरकारी पत्रिका थी और कहा कि आप वो रचना लिख के दीजिए, हम छापेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदी के अधिकांश लेखकों ने रचनाएं नहीं दी। हिंदी के अधिकांश लेखकों ने लोकतंत्र के आगमन का स्वागत नहीं किया था। हिंदी के अधिकांश प्रगतिशील लेखक उस समय यही सोचते थे, यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। ये जो माइंड सेट है, ये जो ब्लॉकेड है, इस ब्लॉकेज ने बहुत नुकसान किया है और ये ब्लॉकेज अभी भी है। और इस ब्लॉकेज का सबसे ज्यादा फायदा सांप्रदायिक ताकतें उठा रही हैं, आरएसएस उठा रहा है। हिंदुस्तान के लिए लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र हिंदुस्तान की लाइफ लाइन है, यह हमें फील करना चाहिए। लोकतंत्र में व्यक्ति की सिर्फ एक ही पहचान होती है, या तो पर्सन होता है या वो नागरिक होता है, या फिर वो किसी वर्ग का मेंबर होता है। मध्य वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उत्पादक शक्ति का मेंबर होता है, या अनुत्पादक वर्ग का मेंबर होता है। ये पहचान के नए रूप हैं।
सो वंचितों के समाज को समझने के लिए पहचान की नई कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। अपनी अनुभूतियों के रूपांतरण की जरूरत है। हमारा जो मन, हमारा जो शरीर, हमारी जो चेतना जो एकदम स्टीरियोटाइप कर दी गई है, एकदम जड़ बना दी गई है, रूढ़िबद्ध कर दी गई है। हम पीड़ा को पीड़ा नहीं समझते। यह चीज सबसे खतरनाक है। यह चीज अखबार वालों में भी है, यह चीज साहित्य वालों में भी है, यह चीज शिक्षकों में भी है, यह चीज हम बुद्धिजीवियों में भी है। इसलिए समाज बदले कैसे? राक्षस तो दरवाजे पर आ गए हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वंचितों के समाज को समझने के लिए उनके प्रति सही समझ और सही कैटेगरी में उन पर विचार करने की जरूरत है। उन्हें सही नाम से पुकारने की जरूरत है। अगर आप उनको सही नाम से नहीं पुकारेंगे तो वे आपकी आवाज नहीं सुनेंगे। एक और चीज, ये जो पीड़ा होती है ना, ये दर्द होता है, ये वैसे तो प्राइवेट होता है। मेरे घुटने में दर्द हो रहा है तो प्राइवेट है, मैं किससे कहूं। लेकिन डेमोक्रेसी एक कमाल की चीज है। इसमें दर्द और पीड़ा प्राइवेट नहीं होती, इसमें पब्लिक होती है, सार्वजनिक होती है। और जब पीड़ा और दर्द सार्वजनिक होता है तो उसका एहसास भी सार्वजनिक होना चाहिए, उसकी अभिव्यक्ति भी सार्वजनिक होनी चाहिए। वाल्मीकि की तरह होनी चाहिए। जैसे वाल्मीकि को ट्रेजेडी देखकर पीड़ा हुई, वह क्रौंच वध से दुखी हुआ वाल्मीकि, और उसने वाल्मीकि की रामायण जैसा ऐतिहासिक महाकाव्य लिखा। हमें वह पीड़ा अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, वह एहसास अपने अंदर पैदा करना चाहिए। अगर हम इस समाज को जिंदा मनुष्यों का समाज बनाना चाहते हैं, हम रूढ़िबद्ध लोगों का समाज ना बनाएं। रूढ़िबद्ध लोग वे ही नहीं हैं जिन्हें हम अंधविश्वासी कहते हैं। रूढ़िबद्ध लोग वे भी हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वे धूर्तताएं जानते हैं, वे चालाकियां जानते हैं, वे अपने हर चीज को जस्टिफाई करने के तर्क जानते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं वो। वंचितों से जुड़ने के लिए सिर्फ फीलिंग की जरूरत है। आप वो फीलिंग पैदा करिए, मानवीय अनुभूतियां और मानवीय संवेदनाएं पैदा करिए, और वही चीज जो है इस समाज को इस संकट से लड़ने में मदद करेगी। और ये जो पूरा जो चक्र चल रहा है मीडिया में जितना आप उलझेंगे, आप तय मान लीजिए मीडिया आपको दर्शक बना रहा है, आप दर्शक न बने। आप वंचितों के साथ में संपर्क रखें, संबंध रखें, रियल कम्युनिकेशन रखें, आप दर्शक न बने। मीडिया आपको दर्शक बना रहा है और आप दर्शक बन के वंचितों की मदद नहीं कर सकते, वंचितों के दुख को महसूस नहीं कर सकते। सिर्फ संपर्क और संबंध बनाकर ही उनके दुख को महसूस कर सकते हैं आप। मैं फिर कह रहा हूं, उन्हें चंदे की जरूरत नहीं है, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसा बहुत जरूरी है लेकिन वह इतना जरूरी नहीं है। वंचितों का सबसे बड़ा कष्ट जानते हैं क्या है अभी? कि कोई उनका कष्ट महसूस नहीं करता, कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता। पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री के पास में 25 मिनट नहीं निकले कि वो सिर्फ वंचितों के दर्द पर बोलें। और अभी वंचित एकदम बिल्कुल जमीन में गाड़ दिए गए हैं। मैंने कहा ना, दर्द जो है वो भाषा छीन लेता है, तो उस दर्द ने भाषा छीन ली इस समाज की, क्योंकि आप उस समाज को जानते हैं, देखते हैं। हम दर्द पर बात ही नहीं कर रहे, पीड़ा पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे लिए अब हर चीज डाटा है। वो कितने करोड़ हैं, कितने लाख हैं, कितने बेरोजगार हुए, कितनी बेकारी आई, हर चीज डाटा है। वंचितों की सहानुभूति आंकड़ा नहीं है।
वंचितों की पीड़ा आंकड़ा नहीं है। आप डाटा के आधार पर वंचितों की पीड़ा को, उनके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। वंचित डाटा नहीं है, वे साक्षात मनुष्य हैं। आपने उसे डाटा बना दिया। और जब आप डाटा बनाते हैं तो पहले हत्या उसकी करते हैं मनुष्य के तौर पर। आपके लिए वो सिर्फ एक सांख्यिकी का आंकड़ा है। वंचित लोग सांख्यिकी का आंकड़ा नहीं है, वो साक्षात हाड़ मांस के लोग हैं। उनके पास दिल, दिमाग, अनुभूतियां, सुख दुख सब कुछ है मनुष्य जैसे। ये महसूस कीजिए। उसे आंकड़े में सोचना बंद कीजिए। वह आपसे संपर्क और संबंध की मांग करता है, आप संपर्क और संबंध बनाइए। उसके प्रति प्रदर्शन प्रियता बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।